पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में बिहार के बाद अब यूपी की बारी। बिहार में बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और पासवान मिलके और कुशवाहा मिलके 20 से 24 सीट ले जा रहे हैं, लेकिन 80 सीट है यूपी में। पहले फेज में 10 सीटों पर वोटिंग हो भी चली है और ये हम आपको बतला देते हैं कि दरअसल ये 30 मार्च और 2 अप्रैल के बीच 60 विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे है। 1498 सैंपल साइज है इसका। जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं उसको लेकर हम सबसे पहले आपको दिखलाते हैं कि दरअसल कितने फीसदी वोट किस राजनीतिक दल के हिस्से में आ सकते हैं। हालांकि शुरुआत में जबरदस्त वोटिंग हुई है यूपी में, तकरीबन 70%, 60 के 70 के बीच में औसतन ये वोटिंग हुई है। देखिए बीजेपी के हिस्से में तकरीबन 35% की वोटिंग जा रही है, जो कि 16.7 का लाभ है। यानी पिछली बार अगर 2009 की तुलना में आएंगे तो सिर्फ 18.3% था और इस बार ये 35% है। सबसे नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर 17% के साथ हालांकि बीएसपी है, जो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, लेकिन 17% कांग्रेस राहुल गांधी जिन्हें घाटा हो रहा है 4% का। बीएसपी के पक्ष में 18% है, जिन्हें घाटा हो रहा है 9.5% का। समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह के पक्ष में 22% है, जिन्हें तकरीबन 1.5% का घाटा हो रहा है। और ये सारा घाटा कहीं ना कहीं बीजेपी के हिस्से में जा रहा है। अन्य की स्थिति भी नाजुक है, उसकी भी तादाद घट रही है। लेकिन इस बीजेपी के 35% में कितनी सीटें हैं, ये हर किसी के जहन में है कि यूपी में जो 272 का जो मिशन मोदी लेकर चल रहे हैं, ऐसे में 35% वोट क्या गुल खिला सकते हैं। देखिए स्थिति आपके सामने है। तकरीबन 42 से 50 सीट यूपी में अगर ऐसा होता है तो ये कमाल होगा, क्योंकि एक तरफ दोनों राज्यों को मिला दीजिएगा तो ये लगभग 70 पार कर जा रहा है। बिहार यूपी को ही मिला दीजिए तो 42 से 50 सीट। बावजूद इसके अयोध्या के दौर की स्थिति अभी पीछे है, क्योंकि उस वक्त 57 सीट तक पहुंची थी बीजेपी। और ये स्थिति बतला रही है कि दूसरे नंबर पर अगर राजनीतिक तौर पर पार्टियों की दृष्टि से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी 15 से 21 सीट ले जा सकती है। 15 से 21 समाजवादी पार्टी सीट ले जा सकती है। मायावती को घाटा है 9 से 13 सीट इसमें नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस और चूंकि आरएलडी एक साथ खड़ी है, उन्हें 6 से 10 सीट। तीसरा सवाल इन्हीं सब के साथ जुड़ा हुआ था कि प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए। इसको लेकर चूंकि यूपी में कई नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वहां से उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल भी करेंगे, 38% लोगों की राय है उन्हें बनना चाहिए। मुलायम सिंह यादव दूसरे नंबर पर 18%, मायावती 16% के साथ तीसरे नंबर पर। राहुल गांधी का यहाँ नंबर चौथा आ जाता है, जो कि 13% है। ये एक स्थिति नजर आ रही है कि दरअसल यूपी के 2 छत्रप दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। मोदी 38% पर पहले नंबर पर है और केजरीवाल 6% के साथ 5वें नंबर पर है। बहुत ही कम है। मनमोहन सिंह 3% है, जो कि एक रिटायरमेंट कर रहा है। नलिन कोहली जी, यूपी की स्थिति में सुधार की वजह क्या सिर्फ फेलियर गवर्नेंस का है यूपी में मौजूदा जो मुलायम सरकार है, फेलियर कांग्रेस का है जो मनमोहन सरकार है, या कोई आशा भरोसा, क्योंकि तमाम कद्दावर नेता तो यूपी से ही आते हैं बीजेपी में। इसमें एक एंट्री हुई है नरेंद्र मोदी की, या फिर नरेंद्र मोदी वजह? कोहली जी, वजह क्या है? शायद सारे वजह अगर आप देखें तो शायद जवाब निकल जाएगा प्रसून जी। पहली बात है कि लोकप्रियता तो है ही है मोदी जी की, और हम मानते हैं किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसलिए वो हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं। और ये दर्शाता है जहां उनकी रैलीज होती है, आप खुद कवर करते हैं, तो उत्साह वहां दिखता है, भीड़ वहां दिखती है। और आजकल बिल्कुल अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं, भीड़ को आप जबरदस्ती रैलीज में नहीं ला सकते, उस उत्साह को नहीं देख सकते। तो जहां पर पहुंचते हैं स्वाभाविक रूप से अपने मन से, तो वहां यह उत्साह दिखता है। दूसरी बात है कि हमें दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। एक तो अगर केंद्र सरकार के जिम्मे देखें तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय हो गया है युवा वर्ग में, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा। तो ये जो है 4-5 विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में 2-3 विषय इसके साथ अधिकृत रूप से और जुड़ जाती हैं। महिला सुरक्षा को देख ले, और अगर जिस प्रकार के बयानबाजी हम देखते हैं, ये तो रिसेंट है, आपका सर्वे उससे पहले हुआ होगा, जो मुलायम सिंह जी ने कहा, या आजम खान कह रहे हैं, तो इस प्रकार के जो बयान है ये तो बात के, लेकिन ये मूड दर्शाते हैं। और जिस प्रदेश में पुलिस गुंडों को ना पकड़े, भैंसों को पकड़ने निकल जाए, तो मुझे लगता है वो वैसी भी कानूनी प्रक्रिया पर एक टिप्पणी है।
और आज कानूनी प्रक्रिया या लॉ एंड ऑर्डर जो है एक विषय है जो सबको करता है। महंगाई भ्रष्टाचार तो है ही है, पर ये भी ऑन अ डे टू डे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में डायरेक्टली आ जाता है। भदौरिया जी एक मिनट, हम इस पे आ जाते हैं, कॉलेज जरा सा समय दें। मोदी जी आशा की बीएसपी के नेता भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं। भदौरिया जी, अखिलेश सरकार का फेल होना, मनमोहन सरकार का सवालिया निशान लगते हुए घोटालों की गिरफ्त में आना, और तीसरी बात मोदी का हमने जिक्र किया। मोदी लोकप्रिय है या मोदी मुद्दा है? आप लोग का नजरिया क्या कहता है, जिसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है या आप मानते हैं कि मिल ही नहीं रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ओपिनियन पोल्स पर एक अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में और बहन मायावती जी के संदर्भ में जी। हमेशा चाहे वो ओपिनियन पोल सिसेरो का ऑब हो या पहले नेल्सन का पोल रहा हो या सी वोटर का रहा हो या CSDS का पोल रहा हो, बहुजन समाज पार्टी को और बहन मायावती जी को कभी भी इन्होंने सही आंकने की कोशिश नहीं की है। और मैं पिछले बार का भी अगर उदाहरण दे दूं तो हम लोगों को पिछली बार भी तीसरे नंबर पे रखा जा रहा था, 20-21% वोट दिए जा रहे थे, जबकि हमको 26% वोट मिला। कुछ लोगों ने उस समय समाजवादी पार्टी को 34% तक वोट मिला, जब कहा मिलेगा, पर 29% वोट मिला। और बीजेपी को जहां बहुत बढ़ा चढ़ा के देखा जा रहा था, वहां 14% वोट मिला। हमारे मतदाता तक, हमारे समर्थकों तक, और वास्तव में जो जमीनी हालत है, मैं उत्तर प्रदेश में इस समय जब बहस हो रही है तो मैं इटावा में बैठा हुआ हूं, और मैं यहां पर केवल इटावा नहीं बल्कि मैनपुरी भी और अन्य जिलों का दौरा कर चुका हूं। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, बहन मायावती जी को इतना अपार समर्थन मिल रहा है जिसके बारे में आप अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और मैं आपको सीट्स भी गिना सकता हूं जहां पर हम जीतने जा रहे हैं, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि मुलायम सिंह जी पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सबसे बड़ा क्रिमिनल राइट हुआ मुजफ्फरनगर के अंदर, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। और आप जानते हैं अमित शाह किस भाषा को बोल रहे हैं, वसुंधरा राजे किस भाषा को बोल रही हैं, और उसके बावजूद आपके ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि मुसलमान भी अगर वोट दे रहा है बीजेपी को, तो मैं कहूंगा कि ये एकदम इस ओपिनियन पोल को मुंह की खानी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के नतीजे बहन मायावती जी के और बीएसपी के पक्ष में बहुत ही चौंकाने वाले आने हैं। नहीं, हम आपने कहा, हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाह रहे थे मुद्दे पर ही बात होती। हम आ रहे हैं, 1 मिनट कोहली साहब। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जो यूपी का सर्वे से इतर एक सवाल कि यूपी की सरकार भी फेलियर बहुत तेजी से हुई है, बहुत जल्दी हुई है। लोगों ने देखा, परखा, समझा है। और कांग्रेस या कहें यूपीए की सरकार को भी देख लिया, समझ लिया। यूपी के चुनाव के भीतर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों सरकारों के खिलाफ वोटरों का ध्रुवीकरण हो रहा है या कुछ नए मुद्दे देख रहे हैं? आशुतोष, देखिए प्रसून जी, उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसमें पूरे देश की निगाहें लगी हुई कि यहां पर क्या कुछ होता है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस को रिजेक्ट किया, उसके बाद बीजेपी को रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इनके भी शासन को भी देखा। पिछले बार मायावती को रिजेक्ट किया गया था और अब बड़ी उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव आए थे और यह लगा था कि एक नया यंग आदमी होगा जो कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास की अकेली ऐसी सरकार है जिसने 3 महीने के अंदर अपनी पूरी गुडविल गंवा दी और आज हालत यह है कि वहां पर लोग इनको हटाने के लिए निकलेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश आज एक नए प्रयोग, नए विकल्प की तलाश कर रहा है और यह नया विकल्प आज आम आदमी पार्टी देने की स्थिति में है। अगर आप उत्तर प्रदेश में घूमें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जबरदस्त गुडविल आज आम आदमी पार्टी की तरफ से है। और सवाल इस बात को लेकर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति जाति या धर्म के आधार पर होगी या बुनियादी मुद्दों के आधार पर होगी। जो रोटी कपड़ा और मकान का सवाल है, जो शिक्षा और रोजगार का सवाल, ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जो आज उत्तर प्रदेश को खाए जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य जो बजाय आगे जाने के पीछे जा रहा। यहां तक कि बिहार जो एक जमाने पिछड़ा हुआ प्रदेश हुआ करता था, आज उसकी तुलना, वहां विकास की तुलना देश के दूसरे देश पे मॉडल के तौर पे देखी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की गणना किसी कोने में नहीं है। क्या ये सवाल, क्या इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं, क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं, क्या इसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार नहीं, क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? और आज वही लोग एक बार फिर वहां पे दंगों की राजनीति करके, जाति की राजनीति करके उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भ्रमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश का मतदाता पूरी तरीके से नए विकल्प, नए प्रयोग की तलाश में है और आम आदमी पार्टी उसमें अपनी भूमिका को बहुत करीने से और बहुत कायदे से रख रही है। नलिन कोहली जी, एक देखिए, एक सहमति एक तो बनी है कि यूपी में जो वर्तमान सत्ता
जाता है उसके प्रति आक्रोश है, देश में जो मनमोहन सरकार है उसको लेकर आक्रोश है। हम फिर आपसे उस सवाल को जरा दोहराएं, क्या इसका लाभ बीजेपी के हक में जा रहा है या दूसरी वजह है? और वो वजह कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि आपके पास क्योंकि देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीटों पर मौजूदगी है दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में, ये एक बड़ी वजह है? या फिर एक तीसरी वजह निकल कर आई है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं या मुद्दा हैं, इसमें देश उलझ गया है या राजनीतिक दल उलझ गए हैं? कोहली साहब। तीनों, बिल्कुल स्पष्ट रूप से तीनों। देश के हालात जो हैं, और आपने जैसे राज्य और इनको कहा, मैं कह चुका हूं इन विषयों पे पहले, ये तो है ही है। इसके सामने जहां निराशा हो तो आशा कहां से आएगी, और आशा किस पर निर्भर होगी? तो व्यक्ति जो हो जाता है वो नायक हो जाते हैं मोदी जी। मोदी जी लोकप्रिय, हमारे कई अच्छे नेता हैं, लेकिन मोदी जी जिस प्रकार से उभर के आए और वो उस आशा उन पर वो केंद्रित हो गई, तो वहां व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट होता है। और व्यक्ति को काबिल, मतलब व्यक्ति कहां कैसे पहुंचे? संगठन के माध्यम से। और काम जमीनी स्तर पर क्या कौन करेगा? संगठन। तो इसीलिए मैं इन तीनों विषयों को जोड़ता हूं, मैं एक को अलग नहीं मानता। देश में अगर मौजूदा स्थिति होती, और जहां विकास की बात हम लगातार कर रहे हैं, तो इस विकास की बात जब करते हैं तो विकास जहां नहीं हुआ तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। विकास जहां हो रहा है और वहां हमारी सरकारें, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी हाल में ही राजस्थान है और गोवा को भी थोड़े समय हुआ है, तो हमारा जहां हो रहा है, सरकारें हमारी लगातार चुनी भी जा रही हैं। 3-3 बार वापस आज के माहौल में वापस चुनना, ये क्रेडिट ना केवल मोदी जी अगर गुजरात में हुए, शिवराज जी वहां हुए मध्य प्रदेश, या रमन सिंह जी हुए अपने छत्तीसगढ़ में, काम को भी दर्शाता है, संगठन को भी दर्शाता है। तो क्यों नहीं फिर कांग्रेस को जब 2 बार मिले, ये अवसर मिला, तो 10 साल के बाद कैसे वो अपनी जवाबदेही से भाग सकते हैं कि महंगाई क्यों है? एक चीज बताइए, जिस बात का आपने जिक्र किया आशुतोष, हम 1 मिनट जरा उसका जवाब एक चीज ले लें। कानून व्यवस्था का मसला राज्य के हिस्से में आता है, और जो दंगों का जिक्र हो रहा था, ये सारी चीजें राज्य के हिस्से में आती है। महंगाई के हिस्से को लेकर बट गए कि राज्य के हिस्से में आता है, सेंटर के हिस्से में आता है। ये महंगाई के दौर में हम लोगों ने खूब देखा। सवाल अब ये है कि यूपी का वोटर दिल्ली की सत्ता को देख रहा है या वो मान रहा है कि दिल्ली की सत्ता के जरिए अब उसकी स्थिति में सुधार हो जाएगा? क्या है अंतर्विरोध, क्या है दोनों में? देखिए, उत्तर प्रदेश की आज सबसे बड़ी त्रासदी इस बात को लेकर यह कि जो उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को चलाता था और जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, आज बीजेपी वहां पर उधार के नेताओं को लाकर वहां दंगे फैलाकर वहां पर अपनी राजनीति को जमाने की कोशिश कर रही, जिसमें वो कामयाब होने वाली नहीं है। जहां तक केंद्र की राजनीति का सवाल, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की जो हालत है उसके लिए केंद्र की राजनीति भी जिम्मेदार है और वहां के अपने तमाम नेता भी जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ही अपने पैरों पर खड़े होकर खड़ा करना पड़ेगा, उसको उधार के नेताओं की जरूरत नहीं है, और खासतौर पर ऐसे नेताओं की जिनका विकास का मॉडल वो कहता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, नलिन कोहली जी वहां पर हैं, मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या गुजरात के ऊपर 1,75,000 करोड़ का कर्ज है या नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान के सबसे कर्जदार देशों के अंदर, प्रदेश के अंदर उसकी गिनती होती है या नहीं होती है? आशु, हमें लग रहा है कि निशाने पर समाजवादी पार्टी है, और हमारे साथ चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। एक मिनट आशु, एक मिनट, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविदास जी, जो यूपी के चुनाव हालांकि लोकसभा के लिए हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा के वोटरों को लेकर आपकी क्या राय है कि वो मुजफ्फरनगर नहीं देखेगा, फेलियर ऑफ गवर्नेंस नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? रविदास जी, देखिए, पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, क्या किए, योजनाएं लागू करने का काम किया है, क्या किया है? देखिए, हम लोगों ने हर वर्ग के लिए, चाहे विद्यार्थी हो, हमने हाई स्कूल पास लड़कियों को अनुदान देने काम किया। जो लड़कियां इंटर पास हुई उनको अनुदान मिला। हमने कहा शिक्षा मुफ्त होगी, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला, उनको भत्ता मिला। रविदास जी, एक चीज बताइए, रविदास जी, गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर और देवबंद और मुजफ्फरनगर तक हम रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं, रोटी जरूरत है या सुरक्षा जरूरी है? सब लोगों ने कहा पहले तो सुरक्षा होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस फेलियर है वहां पर। आप जो चीजों का जिक्र कर रहे हैं वो गवर्नेंस के हिस्से में नहीं आ रहा है, वो पॉलिसी है। देखिए, हमने ये कहा है कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो, और हर व्यक्ति के सम्मान की, उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। और इसके लिए 2 साल में सरकार ने तमाम प्रयास करने का काम किया है। दवाइयां फ्री करने का काम किया, अस्पताल में भर्ती फ्री है, एक्सरे फ्री हुआ है, खून की जांच फ्री हुई है, तमाम 108
एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है। ओके, हम एक सर्वे का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं, क्योंकि इसमें हमको लगता है जातीय समीकरण मैटर कर रहा है। लेकिन क्या पहली बार यूपी में जातीय समीकरण भी मुद्दों के आसरे टूटेगा? गणित क्या है? खासतौर से जातीय समीकरण की वजह से उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की पहचान और उसके जरिए राजनीतिक दल सत्ता पाते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। हम आपको जरा इसका एक गणित दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति अगर 2014 में सर्वे के लिहाज से समझे तो पिछड़ी जाति बीजेपी के पक्ष में 18% के साथ सबसे ऊपर 38% बीजेपी के हिस्से में आ रहा है, जबकि कांग्रेस -6 है और बीएसपी -8 है, 13% बीएसपी। और समाजवादी पार्टी की भी स्थिति अच्छी यहाँ नहीं है पिछड़ी जाति को लेकर, 4% उसमें भी कटौती आई है और वो 18% पे है। दूसरा बड़ा हिस्सा दलित वोट बैंक का है। क्या दलित वोट बैंक में भी इस बार सेंध लग रही है? जिस तरीके से यूपी में मुद्दे आ रहे हैं, यकीनन सेंध लग रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक को लेकर सबसे बड़ा घाटा और कहीं नहीं बीएसपी यानी मायावती के साथ जुड़ रहा है, जो कि एक वक्त वहां पर 43% तक हुआ करता था, वो अब 25% पर आ रहा है। जबकि बीजेपी को लाभ है, कांग्रेस को बहुत कम लाभ है, -4 है। समाजवादी पार्टी को जरूर लाभ है, उसके हिस्से में 12% दलित वोट बैंक जितना मौजूद है उसका 12% है। और अन्य की स्थिति में जाहिर है दूसरे तमाम छोटे दल भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। तीसरी स्थिति है मुस्लिम वोट को लेकर। जितने भी मुस्लिम वोट है इसमें पसमानदा समाज नहीं है। इसमें अगर ध्यान दें तो बीएसपी की स्थिति जस की तस है, कांग्रेस को घाटा हो रहा है, बीजेपी को 5%, बहुत कम है, लेकिन इसका आंकड़ा बहुत ही कम है। बीजेपी का सिर्फ 12%, सबसे कम का आंकड़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें सबसे ज़्यादा लाभ है, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें 28% और पिछली बार की तुलना से भी ज़्यादा लाभ नज़र आ रहा है। वही पसमानदा समाज की बात अगर की जाए तो इसमें भी बीएसपी को घाटा नज़र आ रहा है, 8% का घाटा नज़र आ रहा है, कांग्रेस को 3% का घाटा नज़र आ रहा है और समाजवादी पार्टी को इसमें भी लाभ है। तो मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से समाजवादी पार्टी को लाभ है।